तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपी मैन 5 नाम की इस मूवी के बारे में। इससे पहले इस मूवी के 4 पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जो कि एक तरह से हमें बहुत पहले देखने को मिलती है। इसका लास्ट पार्ट 2019 में देखने को मिला था और अभी 5वां पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। उसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में और साथ ही साथ पिछली मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और इनके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। इप मैन 4 द फिनाले 2019 की हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग, जो फिल्म में लेखक भी है, और डॉनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह इप मैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंडमास्टर के जीवन पर आधारित है। हांगकांग और चीन के सहनिर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और उसी साल जुलाई में समाप्त हुआ। इसे 20 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। यह वर्तमान में मलेशिया और सिंगापुर में सबसे अधिक कमाई करने वाली चीनी फिल्म है, साथ ही मुख्य भूमि चीन में 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग फिल्म है। 5 कथानक 1964 में इप मैन को अपने धूम्रपान के इतिहास के कारण गले के कैंसर का पता चला। अपने विद्रोही बेटे इप चिंग के एक बदमाश के खिलाफ लड़ने और स्कूल से निकाले जाने के बाद इप मैन अध्ययन के अवसरों की तलाश के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करता है। चिंग और उसके पिता के बीच तीखी बहस के बाद, जो बड़े इप द्वारा अपने बेटे के चेहरे पर वार करने के साथ समाप्त होती है, वह चिंग को अपने दोस्त फैट बो को सौंप देता है। इप सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, जहां उसके छात्र ब्रूस ली ने कुंग फू स्कूल खोलकर गैरचीनी लोगों को मार्शल आर्ट सिखाकर और अंग्रेजी में चीनी मार्शल आर्ट की व्याख्या करने वाली एक किताब लिखकर स्थानीय मार्शल आर्ट समुदाय को परेशान कर दिया है। 6 उसे अपने रिपोर्टर मित्र लियांग जेन से पता चलता है कि क्योंकि वह एक विदेशी है, इसलिए उसे चिंग को एक अमेरिकी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए चीनी समेकित परोपकारी संघ से एक रेफरल पत्र की आवश्यकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ताइची मास्टर वान जोंग हुआ पत्र लिखने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इपली के कार्यों से परेशान नहीं है, जबकि अन्य ग्रैंडमास्टर खुले तौर पर अस्वीकार करते हैं। प्रिंसिपल से मिलने के बाद स्कूल से निकलते समय इप ने देखा कि वान की किशोर बेटी योनाह पर प्रतिद्वंद्वी चीयरलीडर बेकी और उसके पुरुष मित्रों द्वारा नस्लवादी हमला किया जा रहा है। इप उसे बचाने के लिए आगे आती है और योनाह को घर ले जाती है, जहां वान इस बात से परेशान है कि उसने लड़ाई की। इप ने वान को बताया कि योनाह ने अपना बचाव करके गलत नहीं किया, लेकिन वान ने यह दावा करके उसे झिड़क दिया कि इप एक विदेशी होने के नाते अमेरिका में गोरों और चीनी लोगों के बीच तनाव को नहीं समझ सकती। इप के जाने से ठीक पहले वान ने उस पर अपनी बेटी का इस्तेमाल करके पत्र हासिल करने का आरोप लगाया और उसे इसके लिए लड़ाई की चुनौती दी। भूकंप के कारण द्वंद्व बाधित होता है और वान कहता है कि वे इसे चाइनाटाउन में आगामी मध्य शरद ऋतु समारोह में खत्म करेंगे। इप ने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल योनाह की अपनी सुरक्षा के लिए उसके साथ घर गया। इस बीच बेकी अपने माता पिता से झूठ बोलती है, दावा करती है कि योनाह ने उस पर हमला किया है। उसके पिता एंड्रयू वाल्टर्स, जो इंस के एक अधिकारी है, पर उनकी पत्नी गैब्रिएला द्वारा एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराने और उनसे जुड़े सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का दबाव डाला जाता है। दूसरी ओर यूएस मरीन में एक स्टाफ सार्जेंट और ली का छात्र हार्टमैन वू अपने बेस पर गनरी सार्जेंट बार्टन गेडेस को अपने हाथ से हाथ का मुकाबला प्रशिक्षण में चीनी मार्शल आर्ट को शामिल करने के लिए मनाने का प्रयास करता है। गेडेस, एक खुले तौर पर नस्लवादी व्यक्ति, हार्टमैन को मरीन के कराटे सेंसेई कॉलिन फ्रेटर से लड़वाकर मरीन के वर्तमान कराटे कार्यक्रम को श्रेष्ठ साबित करता है, जिसमें फ्रेटर आसानी से हार्टमैन को हरा देता है। हालांकि हार्टमैन यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को कुंग फू के संभावित उपयोग के बारे में समझाने में सफल हो जाता है और उसे शोध उद्देश्यों के लिए फेस्टिवल को फिल्माने की अनुमति मिल जाती है। क्रोधित गेडेस फ्रेटर को फेस्टिवल में ग्रैंडमास्टर्स को चुनौती देने का निर्देश देता है। फ्रेटर आसानी से 3 ग्रैंडमास्टर्स को मार गिराता है, इससे पहले कि इप हस्तक्षेप करे और उसे हरा दे, उसे अस्पताल में भर्ती करा दे। इस बीच वान, जिसे फेस्टिवल में मौजूद होना था, को इंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्रेटर को अस्पताल में देखकर
गेडेस एसोसिएशन की इमारत में घुस जाता है और अपनी ताकत और कराटे कौशल का उपयोग करके मौजूद सभी ग्रैंडमास्टर्स को बुरी तरह हरा देता है। फिर वह वाल्टर्स को धमकाता है कि वह वान को मरीन की हिरासत में छोड़ दे और फिर वान को उससे लड़ने के लिए कैंप में ले आए। वाल्टर्स के अधीनस्थ और ली के छात्र बिली द्वारा दी गई सूचना के कारण इंस द्वारा छापा मारने से पहले एसोसिएशन को खाली कर दिया जाता है। ली एसोसिएशन को शरण देता है, जिससे उनका सम्मान अर्जित होता है। शिविर में वान और गेडेस लड़ते हैं। वान पहले तो गेडेस से मुकाबला करने में सक्षम होता है, लेकिन अंततः वह पराजित हो जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वान को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां भावुक इप फैट बो को अपने कैंसर के बारे में बताने के लिए बुलाता है। फैट बो फिर गुस्से में चिंग को अपने पिता से बात करने के लिए मजबूर करता है, पिछले कई बार मना करने के बाद। बड़े इप ने अपने बेटे से उसे मारने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि जब वह हांगकांग लौटेगा तो वह चिंग को कुंग फू सिखाएगा। हार्टमैन इप को मरीन में लाता है और वह एक लंबी, कड़ी लड़ाई के बाद गेडेस को विजयी रूप से हरा देता है। वान इप के लिए रेफरल लेटर तैयार करता है, लेकिन इप इसे ठुकरा देता है क्योंकि वह अमेरिका जाने का फैसला नहीं करता। इप हांगकांग लौटता है और स्वीकार करता है कि चिंग को मार्शल आर्ट पसंद है। थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी इप अपने बेटे को निर्देश देता है कि वह उसे लकड़ी के डमी पर विंग चुन का प्रदर्शन करते हुए फिल्माए। उपसंहार में ली को इप के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है। स्क्रीन पर लिखा है कि इप 1972 में 79 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण मर गए और मरीन ने 2001 में चीनी मार्शल कलाकारों को आमंत्रित करके आधिकारिक तौर पर चीनी कुंग फू को अपने प्रशिक्षण में शामिल कर लिया। फिल्म निर्माता के रूप में वर्ष पतली परत श्रेय नोट्स। निदेशक पटकथा लेखक निर्माता 1994 विजय नहीं नहीं कार्यकारिणी 1995 एक पूर्वान हाँ नहीं नहीं डेज रैपर हाँ नहीं नहीं 1996 हांगकांग शो गर्ल्स नहीं हाँ कार्यकारिणी मोंगकोक कहानी हाँ नहीं नहीं 1997 मध्यरात्रि क्षेत्र हाँ हाँ नहीं शिक्षण बेकार है हाँ हाँ नहीं 1998 बायो जोम्बी हाँ हाँ नहीं 1999 गर्मियों में गोलियां हाँ हाँ नहीं 2000 स्काईलाइन क्रूजर्स हाँ नहीं नहीं जूलियट प्यार में हाँ हाँ नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार 2001-2002 हाँ हाँ नहीं 2002 सूखी लकड़ी भीषण आग हाँ हाँ नहीं मम्मी उम्र 19 हाँ हाँ नहीं 2004 मुझे छोड़कर तुमसे प्यार करते हुए हाँ कहानी नहीं सफेद ड्रैगन हाँ हाँ नहीं 2005 एसपीएल शापो लांग हाँ हाँ नहीं 2006 ड्रैगन टाइगर गेट हाँ नहीं नहीं 2007 फ्लैश पॉइंट हाँ नहीं नहीं 2008 ईप मैन हाँ नहीं नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार 2010 सब भला तो अंत भला 2010 नहीं नहीं हाँ आईपी मैन 2 हाँ नहीं नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार 2011 एक चीनी भूत की कहानी हाँ नहीं नहीं जीतने का जादू हाँ नहीं नहीं 2015 आसमान में विजय हाँ नहीं नहीं एसपीएल 2 परिणामों का समय नहीं नहीं हाँ जीता मेरिट फिल्मों के लिए हांगकांग फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार आईपी मैन 3 एक हाँ नहीं नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार 2016 देवताओं की लीग नहीं नहीं हाँ जीता सबसे खराब फिल्म के लिए गोल्डन ब्रूम पुरस्कार हृदय विदारक स्थिति उत्पन्न होती है नहीं नहीं हाँ 2017 विरोधाभास हाँ नहीं नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार 2019 आईपी मैन 4 द फिनाले हाँ नहीं हाँ 2021 लिम्बो नहीं नहीं हाँ नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार विल्सन यिप वाइशुन सरलीकृत चीनी पारंपरिक चीनी जन्म 1964 एक हांगकांग अभिनेता फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक है। उनकी फिल्मों में बायो जोम्बी द व्हाइट ड्रैगन एसपीएल शापो लैंग ड्रैगन टाइगर गेट फ्लैश पॉइंट और आईपी मैन सीरीज शामिल है। आजीविका कैरियर का आरंभ कम उम्र में ही फिल्मों के शौकीन यिप जब भी मौका मिलता
सिनेमा देखने चले जाते और अक्सर टिकट के पीछे समीक्षा लिखते। उन्होंने 1980 के दशक में फिल्म व्यवसाय में प्रवेश किया, गोफर के रूप में शुरुआत की और सहायक निर्देशक तक का सफर तय किया। उनके निर्देशन की पहली फिल्म 01.00 AM थी, जो 3 खंडों वाली हॉरर कंपेंडियम थी। उन्होंने 3 में से 2 भागों का निर्देशन किया। एक में वेरोनिका यिप ने एक नर्स की भूमिका निभाई जो मृत पॉप सितारों को देखती है, और अनीता यूएन ने एक दानव का साक्षात्कार लिया। उनका अगला प्रयास डेज रीपर एक श्रेणी 3 शोषण फिल्म थी, जो एक जेल गार्ड के बारे में एक सच्ची अपराध कहानी पर आधारित थी जो अपराध की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद मोंगकोक स्टोरी थी, जो यंग एंड डेंजरस की तरह ही एक शोषणकारी कहानी थी, और एक और डरावनी त्रयी मिडनाइट जोन शहरी मिथकों के बारे में थी। उन्होंने एंथनी वोंग और जॉन लैम द्वारा निभाए गए 2 हांगकांग शिक्षकों के बारे में टीचिंग सक्स के साथ कॉमेडी की ओर भी रुख किया। 1998 में विल्सन ने उस समय की अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्म बायोजोम्बी का सहलेखन और निर्देशन किया, जो डॉन ऑफ द डेड से प्रभावित थी और एक शॉपिंग मॉल में घटित होती है, जहां जीवित रहने के लिए कुछ असंगत लोगों का एक छोटा समूह एक साथ आता है। मोर यिप ने इसके बाद 1999 में क्राइम ड्रामा बुलेट्स ओवर समर का निर्देशन किया, जिसमें फ्रांसिस एनजी और लुइस कू ने 2 जासूसों की भूमिका निभाई, जो घातक अपराधियों के एक गिरोह का शिकार करते हैं, जिन्हें निगरानी के लिए एक विक्षिप्त बुजुर्ग महिला, हेलेना लॉलेन, के अपार्टमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब तक उनके करियर की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म, बुलेट्स ओवर समर को वे अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए 2000 हांगकांग फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार साझा किया। 2000 में उन्हें गोल्डन हार्वेस्ट द्वारा स्काईलाइन क्रूजर्स नामक एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म निर्देशित करने के लिए चुना गया। यिप का कलाकारों के साथ तालमेल नहीं बैठा और रचनात्मक मतभेदों को लेकर स्टूडियो के प्रबंधन से उनका टकराव हुआ। अन्य फिल्मों में साइंस फिक्शन एक्शन स्टोरी 2002 और रोमांटिक कॉमेडी ड्राई वुड फियर्स फायर, मरियम येउंग और लुइस कू के साथ, और लिविंग मी, लविंग यू, लियोन लाई और फे वोंग के साथ शामिल है। 2004 में यिप ने अपनी पहली वुक्सिया शैली की फिल्म द व्हाइट ड्रैगन का निर्देशन भी किया, जिसमें सिसिलिया चेउंग और फ्रांसिस एनजी ने अभिनय किया। यिप अभिनय भी करते हैं, ज्यादातर छोटी भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें द रनअवे पिस्टल में एक दलाल और पैंग ब्रदर्स की द आई में एक ताओवादी भूत भगाने वाले की भूमिका शामिल है। डॉनी येन की फिल्में 2005 में यिप ने अपनी सबसे अधिक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म एसपीएल शापो लैंग का निर्देशन किया। 1980 के दशक की हांगकांग एक्शन सिनेमा शैली की एक शानदार वापसी। एसपीएल में साइमन याम और डॉनी येन ने हांगकांग के पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाई, जो एक अजय गैंगस्टर पर अपराध का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका किरदार सैमो हंग ने निभाया था। 2006 में यिप ने एक हांगकांग मंगा ड्रैगन टाइगर गेट के रूपांतरण के लिए येन के साथ फिर से काम किया। 2007 में यिप ने फ्लैश पॉइंट रिलीज किया, जो एसपीएल की ही तरह एक और मार्शल आर्ट क्राइम ड्रामा था। इस फिल्म में डॉनी येन, लुइस कू और कोलिन चॉ ने अभिनय किया था। अभिनेता और निर्देशक के रूप में येन और यिप का नवीनतम सहयोग इप मैन का अर्धजीवनी विवरण है, जो पहले मार्शल आर्ट मास्टर चीनी सिफू थे जिन्होंने खुले तौर पर चीनी मार्शल आर्ट विंग चुन को सिखाया था। इसमें सैमो हंग द्वारा फाइट कोरियोग्राफी भी शामिल थी। यह फिल्म दिसंबर 2008 में रिलीज हुई थी और हांगकांग में अपने शुरुआती सप्ताह में ही नंबर 1 पर पहुंच गई, जिसने 3 हफ्तों में HK 2.8 मिलियन से अधिक की कमाई की। रेमंड वोंग द्वारा निर्मित इप मैन के हांगकांग प्रवास के बाद के जीवन को दर्शाती है, जहां उसने अपने सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली से मुकाबला किया। यह फिल्म 29 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई थी। 2014 में यह घोषणा की गई थी कि यिप और येन तीसरी आईपी मैन फिल्म के लिए फिर से साथ आएंगे, जिसका फिल्मांकन 2015 की शुरुआत में शुरू होगा और बाद में साल में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म फ्रेंचाइजी में पहली बार 3D प्रारूप में सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। 2016 में डॉनी येन ने घोषणा की कि वह और यिप चौथी आईपी मैन फिल्म पर एक बार फिर सहयोग करेंगे। फिल्मोग्राफी। यह उन फिल्मों की सूची है जिसमें विल्सन यिप ने भाग लिया था। भालना।
डोनी येन इप मैन, एक विनम्र चीनी विंग चुन मास्टर जो मूल रूप से फोशान से है। वू यू वान जोंगहुआ, चीनी परोपकारी एसोसिएशन (सीबीए) के अध्यक्ष और ताई ची के मास्टर। वेनिस वू, केवल वेन नेस के रूप में श्रेय दिया गया। हार्टमैन वू, यूएस मरीन कॉर्प्स स्टाफ सार्जेंट और ब्रूस ली के छात्र के रूप में। 7. स्कॉट एडकिंस बार्टन गेडेस, एक भ्रष्ट नस्लवादी अमेरिकी मरीन कॉर्प्स गनरी सार्जेंट और कराटे विशेषज्ञ। 8-9. केंट चेंग फेट बो, इप मैन का मित्र। डैनी चैन ब्रूस ली, सैन फ्रांसिस्को मार्शल आर्ट स्कूल के मालिक और इप मैन के छात्र। 10. साइमन शियाम्बा बिली, एक अश्वेत INS अधिकारी और ब्रूस ली का छात्र। ngo कानिन लियांग जेन, इप मैन का मित्र और रिपोर्टर। क्रिस कोलिंस कोलिन फ्रेटर, एक नस्लवादी अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कराटे मास्टर। वांडा माराग्राफ जेडेच, वान जोंगहुआ की बेटी योनावान के रूप में। ये है इप चिंग, इप मैन का दूसरा पुत्र। लो मंग लॉ चुनटिंग, इप मैन का मित्र और मंकी कुंग फू का मास्टर। ग्रेस एंगलर्ट, बेकी वाल्टर्स, एंड्रयू और गैब्रियल की बेटी, जो योनाह को नस्लीय रूप से परेशान करती है। एंड्रयू लेन, एंड्रयू वाल्टर्स, एक विदेशी द्वेषी INS अधिकारी, बेकी के पिता और गैब्रियल के पति। निकोला स्टुअर्ट हिल, गैब्रियल वाल्टर्स, बेकी की मां और एंड्रयू की पत्नी। लिंडा जीन बेरी, स्कूल प्रिंसिपल। मार्क स्ट्रेंज, कराटे चैंपियन के रूप में। प्रिंसटन लॉक हो जिन, इप चिंग की दोस्त। इसके अलावा कई अभिनेता पुराने फुटेज के फ्लैशबैक अनुक्रम में पिछली फिल्मों के पात्रों के रूप में कैमियो में दिखाई देते हैं, जिनमें शामिल है लिन हंग चेउंग विंगसिंग के रूप में इप मैन की मृत पत्नी, गॉर्डन लैमली च्यू के रूप में जो फोशान का एक पुलिस अधिकारी है, हुआंग जियाओमिंग वोंग लेउंग के रूप में जो इप मैन का पहला छात्र है, सैमो हंग दिवंगत हंग चुन्नाम के रूप में जो अस्थमा से पीड़ित हंगा मास्टर है, माइक टायसन फ्रैंक के रूप में जो एक अमेरिकी संपत्ति डेवलपर है, सरुत खानविली सुचाट के रूप में जो एक थाई बॉक्सर है, झांग जिन चेउंग टिंची के रूप में और साइमन याम चाओ चिंगचुएन, इप मैन के पुराने दोस्त। उत्पादन 30 सितंबर 2016 को डॉनी येन, जिन्होंने 3 फिल्मों में विंग चुन ग्रैंडमास्टर इप मैन का किरदार निभाया था, ने घोषणा की कि वह और सीरीज के निर्देशक विल्सन यिप सीरीज की चौथी फिल्म के लिए वापसी करेंगे। 11. लेखक एडमंड वोंग भी लौट आए। 12. निर्माता रेमंड वोंग ने कहा कि उन्होंने चौथी फिल्म के लिए येन को एक मोटी रकम का भुगतान किया। 13. मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2018 में शुरू हुई, 14 और जुलाई में समाप्त हुई। 15-16 फिल्मांकन स्थानों में चीन, 17 पिंसबी हाई स्कूल, क्रॉसबी बीच और प्रेस्टन, लंकाशायर शामिल थे। 18 सितंबर 2019 में डॉनी येन ने कहा, मुक्त करना। IP मैन 4, द फिनाले 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 20 फिल्म को 25 दिसंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वेलगो USA द्वारा वितरित एक सीमित रिलीज किया गया था। 21 इसे CMC पिक्चर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। 22 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 33 आलोचकों की 85% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, एक्शन से भरपूर और डॉनी येन की कुछ बेहतरीन लड़ाइयों को पेश करते हुए IP मैन 4, द फिनाले फ्रेंचाइज के लिए एक संतोषजनक वापसी और उपयुक्त समापन के रूप में कार्य करता है। 23 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 11 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 24 मलेशियाई अखबार द स्टार के अनुसार, यह फिल्म देश में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म थी, जबकि Shine.cn के अनुसार यह फिल्म 5 सालों में उत्तरी अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म थी। 25-26 मार्च 2020 तक फिल्म ने दुनिया भर में $239 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 4-27 ताइवान के बॉक्स ऑफिस पर इसने $185 मिलियन, 28 US $6.15 मिलियन की कमाई की। 29-5 जनवरी 2020 तक फिल्म का सिंगापुर बॉक्स ऑफिस $6 $74 मिलियन है।
30 मलेशियाई बॉक्स ऑफिस RM 36 मिलियन US 8.6 मिलियन से अधिक है। 31 और फिल्म ने मुख्य भूमि चीन में $197.2 मिलियन से अधिक की कमाई की। 3. विवाद 2019 के हांगकांग विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता डॉनी येन और डैनी चैन और निर्माता रेमंड वोंग के बीजिंग समर्थक रुख का हवाला देते हुए फिल्म के बहिष्कार का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजी और चीनी दोनों भाषाओं में सोशल मीडिया पर फिल्म का सक्रिय रूप से प्रचार किया। 32 परिणाम हालांकि आईपी मैन 4 को आईपी मैन की कहानी का समापन माना गया था, लेकिन 18 मई 2023 को कान फिल्म फेस्टिवल में मंदारिन मोशन पिक्चर्स द्वारा आईपी मैन 5 नामक एक नई आईपी मैन फिल्म की घोषणा की गई। डॉनी येन ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर का भी अनावरण किया। 33 यह भी देखे डॉनी येन फिल्मोग्राफी विंग चुन पर आधारित फिल्मों की सूची। अभिनेता के रूप में यूनाइटेड वी स्टैंड 1986, ईश्वर का प्रिय पुत्र 1988, मिस्टर स्मार्ट 1989, लिटिल कॉप 1989, द फन द लक एंड द टाइकून 1990, स्किनी टाइगर फैटी ड्रैगन 1990, गैंग्स 92 1992, सेकंड टू नोन 1992, भाई वाइल्ड गर्ल्स 1994, फॉरबिडन सिटी कॉप 1996, मोंगकोक स्टोरी 1996, मिडनाइट जोन 1997, पीआर गर्ल्स 1998, किसी बात से नहीं डरता बेरोजगार राजा 1999, सितारों के बीच 2000, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड स्विम 2001, फाइनल रोमांस 2001, तुम गोली मारो मैं गोली मारूं 2001, हॉरर हॉटलाइन, बिग हेड मॉन्स्टर 2001, द रनवे पिस्टल 2002, हैप्पी फैमिली 2002, लव अंडरकवर 2002, द आई 2002, माइटी बेबी 2002, और भी ग्रेहेन 2004, सिंपल एक्टर्स 2007, सब ठीक है अंत ठीक है 2011, 12 गोल्डन डक्स 2015। डॉनी येन चितान एक चीनी अभिनेता, फिल्म निर्माता, मार्शल कलाकार और एक्शन निर्देशक है जो अपनी मार्शल आर्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 3-4 वह एशिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। 5-6 ग्वांगडोंग में जन्मे, येन ने छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट में रुचि विकसित की और ताई ची और अन्य पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सहित विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने हांगकांग में एक्शन कोरियोग्राफर यूएन वुपिंग के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें 1984 की हांगकांग मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म ड्रंकन ताइची में अपनी पहली अभिनीत भूमिका मिली। उन्होंने जेट ली के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना 2, 1992 में प्रतिपक्षी जनरल नेप्लान के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई। 1997 में उन्होंने एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म लीजेंड ऑफ द वुल्फ में अपने निर्देशन की शुरुआत की। येन ने हाइलैंडर एंडगेम 2000 में अपना अमेरिकी डेब्यू किया। इसके बाद ब्लेड 2 2002 में कैमियो किया। वह 2000 के दशक में हांगकांग सिनेमा में सक्रिय रहे। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वुक्सिया फिल्म में हीरो 2002 में प्रतिपक्षी लॉन्ग स्काई के रूप में दिखाई दिए, एक बार फिर ली के विपरीत। 2003 में येन ने जैकी चैन के साथ अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म शंघाई नाइट्स में प्रतिपक्षी वुचाओ की भूमिका निभाई। बाद में वह अमेरिकी फिल्मों दुष्ट 1 2016, XXX, रिटर्न ऑफ जेंडर केज 2017, मुलान 2020 और जॉन विक चैप्टर 4 2023 में दिखाई दिए। 7 टेलीविजन में येन ने टेलीविजन सीरीज फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चेन जेन के रूप में अभिनय किया। बाद में उन्होंने 2010 की फिल्म लीजेंड ऑफ द फिस्ट, द रिटर्न ऑफ चेन जेन में चेन जेन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। चीन में विंग चुन को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने का श्रेय कई लोगों द्वारा येन को दिया जाता है।
8-9 उन्होंने इप मैन फिल्म श्रृंखला में विंग चुन ग्रैंडमास्टर इप मैन का किरदार निभाया, जिसमें इप मैन 2008, इप मैन 2 2010, इप मैन 3 2015 और इप मैन 4 द फिनाले 2019 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन 27 जुलाई 1963 को ग्वांगजौ, ग्वांगडोंग, चीन में जन्मे। उनकी मां बोसिम मार्क एक फूस्टाइल वुरांगक्वान, आंतरिक मार्शल आर्ट और ताई ची ग्रैंडमास्टर है, जबकि उनके पिता क्लिस्टर येन एक समाचार पत्र के संपादक थे। 10 जब वह 2 साल का था तो उसका परिवार हांगकांग चला गया और फिर जब वह 11 साल का था तब संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, जो बोस्टन में बस गया। 11 उन्होंने न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की। 12 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। उनकी छोटी बहन क्रिस येन भी एक मार्शल कलाकार और अभिनेत्री है और 2007 की फिल्म एडवेंचर्स ऑफ जॉनी ताओ रॉक अराउंड द ड्रैगन में दिखाई दी। छोटी उम्र में अपनी मां के प्रभाव में येन ने मार्शल आर्ट में रुचि विकसित की और ताई ची और अन्य पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सहित विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। 13-16 साल की उम्र में येन ने वुशु का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जब उसके माता पिता ने उसे बीजिंग वुशु टीम के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए बीजिंग भेज दिया। 13-18 साल की उम्र में जब येन अपने परिवार से मिलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट रहे थे तो उन्होंने हांगकांग में एक पड़ाव बनाया, जहां उनकी मुलाकात एक्शन कोरियोग्राफर यूएन वुपिंग से हुई और उन्होंने उनके लिए ऑडिशन दिया। 13 येन भी संगीतकारों के परिवार से आते हैं। उनकी मां एक सोप्रानो है। इसके अलावा बोस्टन में मार्शल आर्ट की शिक्षिका भी है, जबकि उनके पिता एक वायलिन वादक है। 14 छोटी उम्र से ही उन्हें उनके माता पिता ने पियानो सहित संगीत वाद्ययंत्र बजाना सिखाया था। 15-16 आजीविका 1990 के दशक की शुरुआत। फिल्म उद्योग में येन का पहला कदम तब था जब उन्हें 1984 की फिल्म ड्रंकन ताइची में पहली मुख्य भूमिका मिली। ड्रंकन ताइची और टाइगर केज 1988 को फिल्माने के बाद येन ने वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना 2 1992 में जनरल नेप्लान के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई, जिसमें उनके चरित्र और वोंग फी हंग, जेट ली द्वारा चित्रित, के बीच एक लड़ाई का दृश्य शामिल था। 13 येन ने 1993 में फिल्म आयरन मंकी में मुख्य भूमिका निभाई थी। येन और ली 2002 की फिल्म हीरो में फिर से एक साथ दिखाई दिए, जहां येन ने एक भाला या कियांग सेनानी की भूमिका निभाई, जिसने ली के चरित्र एक अनाम तलवारबाज के साथ लड़ाई की। 13 फिल्म को 2003 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 1995 में येन ने एटीवी द्वारा निर्मित टेलीविजन सीरीज फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चेन जेन की भूमिका निभाई, जिसे 1972 की इसी शीर्षक वाली फिल्म से रूपांतरित किया गया था, जिसमें ब्रूस ली ने चेन जेन की भूमिका निभाई थी। बाद में येन ने 2010 की फिल्म लीजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चेन जेन में चेन जेन की भूमिका दोहराई, जिसमें ली की जगह ली ने प्रीक्वल फिल्म फिस्ट ऑफ लीजेंड में चेन जेन की भूमिका निभाई थी, जो 1994 में रिलीज हुई थी। 1997 में येन ने बुलेट फिल्म्स नामक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और लीजेंड ऑफ द वुल्फ 1997 और बैलिस्टिक किस 1998 में अपने निर्देशन की शुरुआत की। 17 जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया। 34 साल की उम्र में येन लगभग दिवालिया हो गए थे। उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित और उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों को समीक्षकों ने सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। येन को अपना खर्च चलाने के लिए लोन शार्क और अपने प्रोडक्शन क्रू से पैसे उधार लेने पड़े। रेमंड वोंग पाकमिंग इमेज चीनी, जन्म 8 अप्रैल 1946, एक कभी कभी रेमंड वोंग बाकमिंग के रूप में लिप्यंतरित एक हांगकांग फिल्म निर्माता, नाटककार, निर्देशक और अभिनेता है। वह हांगकांग सिनेमा के सबसे सफल निर्माताओं में से एक है, जो 1980 में सिनेमा सिटी स्टूडियो की स्थापना करने वाले हास्य कलाकारों में से एक रहे हैं। आजीविका सिनेमा सिटी 1980 में वोंग ने कार्ल माका और डीन शेक के साथ प्रसिद्ध सिनेमा सिटी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का गठन किया। प्रोडक्शन कंपनी एक उद्योग की घटना बन गई, जिसने ए बेटर टुमारो, एसेस गो प्लेसेस, प्रिजन ऑन फायर और ऑल अबाउट आहलोंग जैसी फिल्में बनाईं। डो चाओ यूनफैट, लेस्ली चेउंग और टी लुंग जैसे अभिनेता और फिल्म निर्माता जॉन वू,
रिंगो लैम और त्सुई हार्क कुछ ऐसे लोग थे जो सिनेमा सिटी लेबल के तहत प्रसिद्धि के लिए बढ़े। उन्होंने कॉमेडी घोस्ट सीरीज हैप्पी घोस्ट में अभिनेता की भूमिका निभाई। 1991 में यह तिकड़ी टूट गई तथा माका और शेख दोनों ने फिल्म उद्योग से अपना नाता तोड़ लिया। मंदारिन फिल्में। वोंग ने अंततः उसी वर्ष मंदारिन फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का गठन किया, जबकि खुद को एक सफल फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित करना जारी रखा। मंदारिन ने द ब्राइड विद व्हाइट हेयर, ड्रैगन टाइगर गेट और फ्लैश पॉइंट जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें वोंग अक्सर निर्मित फिल्मों के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते थे। आज तक कंपनी ने 100 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है। व्यक्तिगत जीवन। वोंग का विवाह वोंग मैनकुएन से हुआ है। 3. अभिनेता के रूप में फिल्मोग्राफी। फन, हांगकांग स्टाइल, 1974। किसके लिए हत्या की जाए, 1978, लियू मान, पत्रकार। स्ट्राइक ऑफ द थंडर किक टाइगर, 1978। लाफिंग टाइम्स, 1981, मैन ईटिंग केले। जेब कतरे से सावधान, 1981, बेईमान भोजनकर्ता। सभी गलत सुराग, 1981। टिल डेथ डू वी स्केयर, 1982, स्टीवर्ट पिक। एसेस को प्लेसेस, 1982, पुजारी। एसेस को प्लेसेस 2, 1983, पुजारी। प्ले कैच, 1983। कुंग हाई फैट चोय, 1984। हैप्पी घोस्ट, 1984, स्टीवर्ट पिक, द हैप्पी घोस्ट। द टेनेंट, 1984, एसोम वोंग। हैप्पी घोस्ट 2, 1985, होंग सेमक्वाई हैप्पी घोस्ट। कांग एंड मी इन पैराडाइज, 1985, कैनन वोंग। ट्रू कलर्स, 1986, रॉबर्ट। हैप्पी घोस्ट 3, 1986, होंग सेमक्वाई हैप्पी घोस्ट। 7 इयर्स इच, 1987, विली एनजी। अलविदा डार्लिंग, 1987, दाई लुकमाओ। 8वीं खुशी, 1988, मिस्टर फोंग। आहलोंग के बारे में सब कुछ, 1989, पैट्रिक। हाउ टू बी अ बिलियनेयर, 1989, हुआंग शांग। मिस्टर कोकोनट, 1989, वोंग काफेन। सेलिब्रिटी टॉक शो, 1989, टीवी सीरी अतिथि। हैप्पी घोस्ट 4, 1989, होंग सेमक्वाई हैप्पी घोस्ट। दुनिया की बहनें एकजुट हो, 1991। ग्रेट प्रिटेंडर्स, 1991। भोज और एक अमीर परिवार की पार्टी, 1991, 40। हैप्पी घोस्ट V5, 1991, द हैप्पी घोस्ट डॉग ने जादू को एक इंसान के रूप में नामित किया। डैडी, फादर और पापा, 1991। सब भला अंत भला, 1992, शांगमून। परफेक्ट कपल्स, 1993। इंसेनिटी, 1993, जॉन वोंग। सब ठीक है, अंत भी भला, 1993, लेमका सिंह। लाफ्टर ऑफ द वाटर मार्जिन्स, 1993। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, 1994, कोफू यम। आई हैव ए डेट विद स्प्रिंग, 1994, मैत्रे डी। थ्रिस्टार, 1996, अधीक्षक। माई। ए चाइनीज घोस्ट स्टोरी, द त्सुई हार्क एनिमेशन, 1997, आवाज, कैंटोनीज संस्करण, व्हाइट क्लाउड। सब भला अंत भला, 1997, 1997, लो लेउंग। ट्रबलसम नाइट 4, 1998, मिस्टर वोंग। नवीन खुशी, 1998। द मिरर, 1999, द घोस्ट। फासिनेशन अमोर, 1999। विनर टेक्स ऑल, 2000। वंडर वुमेन, 2007। डांसिंग लायन, 2007। हैप्पी फ्यूनरल, 2008। सब भला अंत भला, 2009, 2009, 2009, एल। सब भला अंत भला, 2010, 2010, 2010। सब भला अंत भला, 2011, 2011। जीतने का जादू, 2011। सब भला अंत भला, 2012, 2012।
लव एज, पजामा 2012, होटल डीलक्स 2013, हेलो बेबीज 2014, गोल्डन चिकन 3 एसएसएस 2014, कुंग फू एंजल्स 2014, एक इंस्पेक्टर कॉल 2015 4-5। संदर्भ लियू टिंगी 9 अप्रैल 2017। 2-1 हैप्पी घोस्ट अभिनेता रेमंड वोंग पाकमिंग अपने जन्मदिन पर 21 महिला एस्कॉर्ट से घिरे हुए हैं। ईट टुडे चीनी भाषा में 9 नवंबर 2017 को लिया गया। संग्रहीत प्रति पीडीएफ मूल पीडीएफ से 18 दिसंबर 2007 को संग्रहीत 27 अगस्त 2008 को लिया गया। ली जुंगुआन 1 जून 2016। खुलासा करते हुए कि रेमंड वोंग कैंसर को हराने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए थे। चीनी भाषा में 9 नवंबर 2017 को लिया गया। रेमंड वोंग imd.com 12 अप्रैल 2010 को लिया गया। रेमंड वोंग chinesemove.com 12 अप्रैल 2010 को लिया गया। फरवरी 2013 में वीनस्टीन कंपनी ने पुष्टि की कि उसने क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन सीक्वल के अधिकार खरीद लिए हैं और पुरुष प्रधान भूमिका निभाने के लिए येन से संपर्क किया। मार्च 2013 में हांगकांग की पत्रिकाओं ने हार्वे और बॉब वीनस्टीन की तस्वीरें सामने लाईं, जो येन से मिलने और उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए हांगकांग जा रहे थे। यह बताया गया कि येन भूमिका पर विचार कर रहे थे और उन्होंने कहा, पहली बात यह है कि इस साल मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। दूसरी बात यह है कि पहली फिल्म पहले से ही इतनी क्लासिक है। मुझे दबाव से डर लगता है कि मूल को पार नहीं किया जा सकता। 27 मई 2013 में वार्षिक कान फिल्म महोत्सव के दौरान वीनस्टीन कंपनी ने घोषणा की कि येन क्राउचिंग टाइगर सीक्वल में साइलेंट वुल्फ की मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसका शीर्षक क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी। यह पता चला कि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपील करने के लिए अंग्रेजी और मंदारिन दोनों में फिल्माया जाएगा। 28 क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन टू प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी पता चला कि वीनस्टीन कंपनी ने अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई के अधिकार हासिल कर लिए थे, एक रीमेक की योजना बना रही थी और फिल्म में अभिनय करने के लिए येन, जॉर्ज क्लूनी और जांग जियाई के साथ बातचीत कर रही थी। 29-30 येन ने आईपी मैन 3 के फिल्मांकन के लिए शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। येन ने 2013 में 4 फिल्मों और 6 विज्ञापनों से एच के 220 मिलियन यूएस 28.4 मिलियन कमाए। 31 मार्च 2015 के अंत में इप मैन 3 की घोषणा की गई थी। येन ने ब्रूस ली के विंग चुन मास्टर इप मैन टिट्युलर कैरेक्टर की अपनी भूमिका को दोहराया। सेवानिवृत्त मुक्केबाज और पूर्व हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन को कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई थी। 32 येन ने उल्लेख किया कि वह टायसन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके कई पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबले देखे हैं और उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित है। टायसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह येन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने इप मैन और इप मैन 2 को 3 बार से अधिक देखा है और त्रय की अंतिम किस्त के लिए आमंत्रित किए जाने पर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 33 इप मैन 3 की मुख्य फोटोग्राफी 25 मार्च 2015 को शुरू हुई। फरवरी 2018 में येन 2016 में येन ने स्टार वार्स एंथोलॉजी फिल्म दुष्ट वन में चिरुट इम्वे जतोइची जैसे अंधे क्षणिक योद्धा के रूप में सहअभिनय किया। 34-12 फरवरी 2016 को यह पुष्टि की गई कि येन एक बार फिर आगामी एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज 2010 में लीजेंड ऑफ द फिस्ट द रिटर्न ऑफ चेन जेन और 2014 में द मंकी किंग के बाद में जियांग के रूप में तीसरी बार ली की जगह लेंगे। 35-36 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता है। 37-38 XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के प्रचार के लिए पैरामाउंट ने चीन और एशिया के अधिकांश हिस्सों में येन पर विपणन प्रयासों को केंद्रित किया, उन्हें विन डीजल के आगे फिल्म के पोस्टर में सबसे आगे रखा। 39 पैरामाउंट के प्रयासों ने चीन में बहुत अच्छा काम किया। यह फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में $61.9 मिलियन के साथ नंबर 1 पर थी। 40 और केवल 6 दिनों में $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई, जिसमें $22.2 मिलियन अकेले वैलेंटाइन डे से आए,
जब येन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए चीनी सोशल मीडिया पर समीक्षाएं फैलीं, जिससे फिल्म देखने वाले सिनेमाघर आए। 41, 42, दुष्ट वन और XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज दोनों में येन के प्रदर्शन को आलोचकों और आम दर्शकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के लिए वैरायटी, लॉस एंजल्स टाइम्स, स्क्रीन एनार्की और बुडोमेट सहित कई मीडिया साइटों ने येन के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें फिल्म का मुख्य आकर्षण बताया। स्टार वार्स वेब पेज पर एक आधिकारिक सर्वेक्षण में, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया, येन के चरित्र चिरुट इम्वे को दर्शकों के पसंदीदा दुष्ट वन चरित्र के रूप में वोट दिया गया। 45 जब येन कनाडा में XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें हॉलीवुड स्टूडियो और निर्देशकों से कई प्रस्ताव मिले। उसी समय हांगकांग के निर्देशक वोंग जिंग व्यक्तिगत रूप से येन को अपनी फिल्म चेजिंग द ड्रैगन में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कनाडा गए, जो पुरस्कार विजेता फिल्म टू बी नंबर 1 की रीमेक थी। येन ने अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सीमित लड़ाई के दृश्यों के साथ एक खलनायक की अपारंपरिक भूमिका निभाई और एंडी लाउ के साथ काम करने का अवसर मिला। सितंबर 2017 में चेजिंग द ड्रैगन को आलोचकों से बेहद सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया, जिसमें एक अभिनेता के रूप में येन की बहुमुखी प्रतिभा और फिल्म के मुख्य किरदार दिवंगत एंजी सेखो की उनकी अविश्वसनीय भूमिका का हवाला दिया गया। 46 चेजिंग द ड्रैगन भी एशिया के अधिकांश हिस्सों में दर्शकों के बीच काफी हिट। 2000 का दशक, अभूतपूर्व सफलता। 2005 में सियोल में येन। बाद में येन वापस संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, जहां उसे हॉलीवुड फिल्मों जैसे हाइलैंडर, एंड गेम 2000 और ब्लेड 2 2002 में लड़ाई के दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी कोरियोग्राफी और कौशल ने निर्देशकों को प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें दोनों फिल्मों में कैमियो के लिए आमंत्रित किया। 2002 में ली हीरो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने निर्देशक जांग यिमो से आग्रह किया कि वह चाहते हैं कि येन की मार्शल आर्ट क्षमता के कारण उनके विरोधी स्काई की भूमिका निभाए। ली ने व्यक्तिगत रूप से येन को फिल्म में अभिनय करने के लिए हॉलीवुड से वापस आमंत्रित किया। यह दूसरी बार था जब दोनों अभिनेता 10 साल पहले 1992 में वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना 2 के बाद से एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। 19 येन ने 2004 के वीडियो गेम ओनिमुशा 3 में अधिकांश फाइट एनिमेशन की कोरियोग्राफी की थी, जिसमें अभिनेता ताकेशी कनेशिरो और जीन रेनो थे। येन 2000 के दशक में हांगकांग सिनेमा में सक्रिय रहे। उन्होंने त्सुई हार्क की वुक्सिया महाकाव्य फिल्म सेवन स्वॉर्ड्स में चू झाओनान के रूप में अभिनय किया और 2005 में विल्सन यिप की क्रूर अपराध ड्रामा फिल्म SPL शापो लैंग में माक्वान के रूप में अभिनय किया। दोनों फिल्मों को 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। उस वर्ष के अंत में येन ने विल्सन यिप की ड्रैगन टाइगर गेट में निकोलस त्से और शॉन यू के साथ सह अभिनय किया। येन ने फ्लैश पॉइंट 2007 में विल्सन यिप के साथ काम करना जारी रखा, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया और फिल्म के लिए निर्माता और एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। उन्होंने फ्लैश पॉइंट में अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन हॉर्स फिल्म अवार्ड्स और हांगकांग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। 2008 में येन ने इप मैन में अभिनय किया, जो ब्रूस ली के विंग चुन मास्टर इप मैन की अर्धजीवनी है। इप मैन ने निर्देशक विल्सन यिप के साथ येन के चौथे सहयोग को चिह्नित किया, जिसमें उन्हें SPL में उनके सहकलाकारों शापो लैंग, सेमो हंग और साइमन याम के साथ फिर से जोड़ा गया। इप मैन अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई, जिसमें येन प्रमुख भूमिका में थे, जिसने हांगकांग में HK 25 मिलियन और चीन में 100 मिलियन युआन की कमाई की। 20-21 2010 के दशक। 2012 में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में येन। 2010 में इप मैन 2 रिलीज हुई। पहली फिल्म की तरह इसे विल्सन यिप ने निर्देशित किया था। अगस्त 2011 में जब येन अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे, उन्हें कथित तौर पर निर्माता AV लर्नर द्वारा द एक्सपेंडेबल्स 2 में अभिनय करने का निमंत्रण मिला। यह कहा गया था कि येन प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उनके पास कई फिल्में थीं और यह तय करने तक इंतजार करेंगे कि क्या स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आई। 22 बाद में येन ने हांगकांग मीडिया को बताया कि उन्होंने भूमिका को अस्वीकार कर दिया है।
23/2011 में येन ने खुलासा किया कि वह फिल्मों की अन्य शैलियों में कदम रख रहे हैं और उन्होंने लगातार 2 कॉमेडी भूमिकाएं निभाई है। ऑल्सवेल, एंसवेल 2011 दोनों फिल्मों को समीक्षकों और बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता मिली और एक अभिनेता के रूप में येन की बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई। येन ने द मंकी किंग के फिल्मांकन के बाद 2011 की दूसरी छमाही में 6 महीने का ब्रेक लिया, जहां उन्होंने ली की जगह एक बार फिर शीर्षक चरित्र और मुख्य नायक सन वुकोंग को चित्रित किया, जिसमें फिल्म जनवरी 2014 में चीनी नववर्ष की अवधि के दौरान रिलीज हुई थी। 24-25 उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे और बड़े होने पर अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। 2012 में येन फिल्म उद्योग में लौट आए और स्पेशल आईडी का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने मुख्य लीड, एक अंडरकवर पुलिस वाले की भूमिका निभाई और एक्शन कोरियोग्राफर की भूमिका भी निभाई। 2013 में यह बताया गया कि येन आइसमैन के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगे, जो समय यात्रा से निपटने वाली एक विज्ञानफाई एक्शन फिल्म है और जिसे 3D में फिल्माया गया था। येन का मानना है कि कई मार्शल आर्ट को एक साथ मिलाने से सबसे प्रभावी और सामंजस्यपूर्ण शैली तैयार होगी। येन ने कहा है, जब आप मेरी फिल्में देखते हैं तो आप मेरे दिल को महसूस करते हैं। बेहतर, वह व्यावहारिक लड़ाई में विश्वास करते हैं और उनकी राय में एमएमए व्यावहारिक लड़ाई का सबसे प्रामाणिक प्रकार है। 73 येन अपने माता-पिता की भारी उम्मीदों और दबावों के कारण अपनी युवावस्था में विद्रोही थे, क्योंकि उनकी मां बोस्टन में चीनी वुशु अनुसंधान संस्थान की संस्थापक थीं और उनके पिता एक विद्वान और संगीतकार थे। 74 जैकी चैन और जेट ली जैसे अन्य मार्शल आर्ट फिल्म सितारों ने भी कहा है कि पूर्वी एशियाई सिनेमाई ब्रह्मांड में व्यावहारिक मुकाबले के मामले में येन सबसे अच्छे फाइटर हो सकते हैं। 75-76 विश्व स्तर के लड़ाके, जैसे कि पूर्व स्ट्राइक फोर्स मिडलवेट चैंपियन कुंगले और पूर्व विश्व मुक्केबाजी हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन, जिन्होंने क्रमशः बॉडीगार्ड्स एंड असैसिन्स और आईपी मैन 3 फिल्मों में डॉनी येन के साथ काम किया है, दोनों ने दावा किया है कि येन एक अविश्वसनीय मार्शल कलाकार है और प्रामाणिक मुकाबले में अच्छा करेंगे। 77 आईपी मैन 3 को फिल्माते समय चालक दल के सदस्य चिंतित थे कि टायसन, जो एक पेशेवर मुक्केबाज थे, गलती से येन को घायल कर देंगे। हालांकि अंततः येन ने टायसन के मुक्कों को रोकने के लिए अपनी कोहनी का उपयोग करते हुए टायसन की उंगली में फ्रैक्चर कर दिया। 78 टायसन ने अस्पताल में इलाज कराने से पहले दृश्य को खत्म करने पर जोर दिया। 79 एक्शन कोरियोग्राफी येन को दुनिया के प्रमुख एक्शन कोरियोग्राफरों में से एक माना जाता था। उन्हें हॉलीवुड द्वारा ब्लेड 2, हाइलैंडर, एंडगेम और शंघाई नाइट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को कोरियोग्राफ करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पूर्वी एशियाई सिनेमाई ब्रह्मांड में वह अपनी अधिकांश फिल्मों के लिए प्रमुख एक्शन कोरियोग्राफर बने रहे और अपनी एक्शन कोरियोग्राफी के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। येन के सबसे प्रसिद्ध कामों में फ्लैश पॉइंट और एसपीएल, शापो लैंग जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि पूर्वी एशियाई फिल्म निर्माण शैलियों और हॉलीवुड में मुख्य अंतर स्वतंत्रता और नियंत्रण के संबंध में है। पूर्वी एशियाई फिल्म उद्योग में एक्शन कोरियोग्राफर लड़ाई के दृश्य के दौरान दृश्य को संभालता है। इसका मतलब यह है कि पूर्वी एशिया में फिल्माए गए एक्शन दृश्यों के लिए कोरियोग्राफर निर्देशक बन जाता है और कैमरा प्लेसमेंट, कैमरा एंगल और ड्रामा और एक्शन के बीच के संबंध पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए मुख्य निर्देशक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी ओर हॉलीवुड में येन बताते हैं कि एक्शन कोरियोग्राफर केवल निर्देशक के साथ एक्शन को कोरियोग्राफ करता है, जो अभी भी ऐसी सेटिंग्स और कैमरा कोनों पर पूरा नियंत्रण रखता है। 80 कोरियोग्राफर के रूप में येन के काम ने उन्हें 27वें हांगकांग फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार और 2008 और 2011 गोल्डन हॉर्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए गोल्डन हॉर्स पुरस्कार दिलाया। येन 2010 की फिल्म लीजेंड ऑफ द फिस्ट, द रिटर्न ऑफ चेन जेन के लिए फाइट कोरियोग्राफर थे। इस फिल्म के लिए येन ने उल्लेख किया कि उन्होंने अमेरिकी अभिनेता और मार्शल कलाकार ब्रूस ली को श्रद्धांजलि के रूप में जीत कुन 2 तत्वों को शामिल किया, जिन्होंने 1972 की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी में चेन जेन की भूमिका निभाई थी। 81 इसके अलावा उन्होंने फिल्म में विंग चुन के उपयोग के साथ कई एमएमए तत्वों को शामिल किया।
येन ने यह भी कहा कि ब्रूस ली के जीत कुन डो के पीछे की अवधारणा एमएमए के समान है, इसलिए फिल्म में मार्शल आर्ट के कई रूपों को शामिल करना एक आवश्यकता थी। 82 उन्होंने 4 बार सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए हांगकांग फिल्म पुरस्कार जीता, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के सबसे लगातार विजेताओं में से एक है। उन्होंने द ट्विन्स इफेक्ट, एसपीएल, शापोलैंग, फ्लैश पॉइंट और कुंग फू जंगल जैसी फिल्मों में अपनी कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीते हैं। 2017 में येन को ली और अलीबाबा के सीईओ जैक मा से एक लघु मार्शल आर्ट फिल्म पर संभावित सहयोग के बारे में एक कॉल आया, जिसे गोंग शू दाओ के रूप में जाना जाता है, भविष्य में ओलंपिक खेल के रूप में ताई ची के एक नए रूप को बढ़ावा देने के लिए। 48 येन अपनी पत्नी के साथ अपनी सालगिरह मनाने के लिए छुट्टी पर थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में भाग लेने की अपनी योजना रद्द कर दी। येन ने जीएसडी के लिए इस भागीदारी के लिए किसी भी वेतन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि दोस्ती को पैसे से नहीं मापा जाता है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी भागीदारी दुनिया भर के दर्शकों के लिए चीनी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। बदले में ली और मा ने सेट पर अपनी शादी की सालगिरह मनाने में मदद करके येन और उनकी पत्नी सिसी को आश्चर्यचकित कर दिया। 49 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। चीन में नेटिजन्स ने फिल्म में येन की गति और तकनीक की प्रशंसा की। अधिकांश दर्शकों 1,90,000 से अधिक ने येन को लघु फिल्म का मुख्य आकर्षण बताया। 50 2017 के अंत में येन ने बिग ब्रदर का फिल्मांकन शुरू किया, जो एक मिश्रित मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसमें येन अपरंपरागत तरीकों और अंधेरे अतीत वाले एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। 51 2017 में वीडियो गेम स्लीपिंग डॉग्स के एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी, जिसमें येन मुख्य किरदार वेई शेन की भूमिका निभा रहे थे। 52 फरवरी 2018 में येन ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म के निरंतर निर्माण की पुष्टि की। 53 2019 में येन ने इप मैन 4 द फिनाले में अंतिम बार इप मैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उस वर्ष हांगकांग के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने येन, सहकलाकार डैनी चैन और निर्माता रेमंड वोंग के बीजिंग समर्थक रुख का हवाला देते हुए फिल्म का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। 54 बहरहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने अपने बजट $52 मिलियन से 3 गुना अधिक कमाई की। 55 56 और मलेशिया में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई और साथ ही 5 सालों में उत्तरी अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। 57 58 2020 का दशक। मार्च 2020 में डिज्नी की मुलान की लाइव एक्शन रीमेक के प्रेस टूर के हिस्से के रूप में जब येन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह एक सुपरहीरो फिल्म में दिखाई देने में रुचि रखते हैं, तो येन ने खुलासा किया कि उन्हें जैक स्नाइडर द्वारा वार्नर ब्रदर्स की जस्टिस लीग और एक्वामैन फिल्मों में एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इसे ठुकरा दिया। प्रस्तावित भूमिका नुइडिस वुल्को की थी, जो अंततः विलेम डेफो के पास चली गई। 59 येन जॉन विक अध्याय 4 के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसे मार्च 2023 में रिलीज किया गया था। येन और फिल्म दोनों को आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली। कई लोगों ने येन को फिल्म का मुख्य आकर्षण और उनके प्रदर्शन को उनके करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना। 60 2024 में द हॉलीवुड रिपोर्टर डेडलाइन के अनुसार येन जॉन विक के स्पिन ऑफ मूवी में अभिनय करने के लिए तैयार है। 61 7 मार्शल आर्ट का इतिहास, शैली और दर्शन। येन ने युद्ध और मार्शल आर्ट विषयों की एक श्रृंखला में अपनी योग्यता, विशेषज्ञता और कौशल का उदाहरण दिया है। वे ताई ची, मुक्केबाजी, किकबॉक्सिंग, जीत कुंडो, हाप्किडो, मिश्रित मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कराटे, मय थाई, कुश्ती, ब्राजीलियन जूजित्सु, हंगगा, सांडा, जूडो, शाओलिन कुंग फू, वुरांगक्वान, विंग चुन और वुशु में पारंगत है। 62 येन खुद को एक मिश्रित मार्शल कलाकार बताते हैं। 3 उन्होंने अपनी मां की देखरेख में छोटी उम्र से ही शाओलिन कुंग फू और वुरांगक्वान सीखा। 63 64 फिर वह अपनी किशोरावस्था में ताइक्वांडो सीखना चाहते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने 6वां डैन कमाया। उस समय बीजिंग वुशु टीम का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्काउट था और उसने येन को बीजिंग, चीन में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने बीजिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण शुरू किया, वही सुविधा जहां चैंपियन से अभिनेता बने जेट ली ने प्रशिक्षण लिया था। यहीं पर उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई।
संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर येन ने विभिन्न वुशु प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। 63 अपने जीवन के दौरान येन बाद में मार्शल आर्ट विषयों के विभिन्न अन्य रूपों का पता लगाने और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक खोज में लग गए। बाद में उन्होंने क्रमशः जूडो और ब्राजीलियन जिu-जित्सु से ब्लैक और पर्पल बेल्ट प्राप्त किए और विभिन्न प्रशिक्षकों के तहत पार्कोर, कुश्ती, मय थाई, किकबॉक्सिंग और मुक्केबाजी का अध्ययन किया। लड़ाकू खेल मिश्रित मार्शल आर्ट एमएमए से उनका परिचय तब और बढ़ गया जब वे 2000 से 2003 तक संयुक्त राज्य अमेरिका वापस चले गए। हॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हुए उन्होंने बाद की और भविष्य की फिल्म भूमिकाओं की तैयारी के लिए विभिन्न मार्शल आर्ट रूपों को सीखने के लिए भी समय निकाला। 66-67 येन की प्रगति तब स्पष्ट हुई जब वे पूर्वी एशियाई फिल्म उद्योग में लौट आए, जहां उन्होंने एमएमए के अपने नए ज्ञान को लागू किया। 2007 के अंत के करीब येन ने अपने शस्त्रागार में एक नई मार्शल आर्ट प्रणाली को शामिल किया। उन्हें ग्रैंडमास्टर के नाम पर 2008 की एक फिल्म में विंग चुन ग्रैंडमास्टर और फिल्म स्टार ब्रूस ली, इप मैन के संरक्षक की भूमिका की पेशकश की गई थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और भूमिका निभाने से पहले 9 महीने तक इप मैन के सबसे बड़े बेटे इप चुन के अधीन विंग चुन का अध्ययन किया। 68 इप चुन ने तब से येन की उनके प्रयास, एक मार्शल कलाकार के रूप में उनके कौशल और उनके द्वारा सिखाए गए किसी और की तुलना में विंग चुन की पूरी अवधारणा को तेजी से समझने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की है। 6-9 इप मैन फिल्मों की आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता के साथ भूमिकाओं के लिए शरीर सौष्ठव और परिवर्तन। डोनी येन ने आईपी मैन 3 और दुष्ट 1 के लिए वजन कम करने के बाद XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के लिए 2016 में अपना शरीर वापस पा लिया। येन अपनी शारीरिक फिटनेस, ताकत और गति के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्होंने सख्त और अनुशासित फिटनेस व्यवस्था के उपयोग के माध्यम से हासिल की है। 84 हालांकि अपनी मांसपेशियों के निर्माण के बावजूद येन ने अपनी भूमिकाओं के प्रति समर्पण और जिस हद तक वे अपने द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों की शारीरिक बनावट और उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उसके लिए जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया है। 2007 में येन ने 14 किलोग्राम 30 पाउंड से अधिक वजन कम किया और 54 किलोग्राम 120 पाउंड वजन तक पहुंच गए ताकि पतले इप मैन और विंग चुन की तकनीकों को बेहतर ढंग से चित्रित किया जा सके, जो ताकत पर नहीं बल्कि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। 85 उन्होंने खुद को मुख्य रूप से सब्जियों से युक्त एक सादे आहार तक सीमित रखने के एक बहुत सख्त नियम के माध्यम से ऐसा किया। 86 2010 में अभी भी इप मैन 2 से बाहर येन को लीजेंड ऑफ द फिस्ट, द रिटर्न ऑफ चेन जेन में चेन जेन के रूप में लिया गया था, जिसे मूल रूप से ब्रूस ली द्वारा चित्रित किया गया था। उन्हें इस भूमिका के लिए अपने मांसल शरीर को फिर से हासिल करना था और एक सटीक और समर्पित आहार दिनचर्या के माध्यम से 6 महीने लगे। 87 उन्होंने द लॉस्ट ब्लेड्समैन को फिल्माते समय इस बल्क और काया को बनाए रखा, जिसमें उन्होंने गुआन यू की भूमिका निभाई, जो एक चीनी जनरल है जो अपने आकार और भालालाई क्षमताओं के लिए जाना जाता है। 88 2015 में येन ने आईपी मैन 3 में आईपी मैन की भूमिका को फिर से निभाने के लिए और दुष्ट 1 में अंधे योद्धा भिक्षु चिरुट इम्वे की भूमिका के लिए अपनी मांसल काया को फिर से कम किया। 89 XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में विन डीजल के साथ जियांग की भूमिका के लिए येन ने अपनी काया को फिर से बनाया। 90 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। व्यक्तिगत जीवन। येन की पहली पत्नी हांगकांग की विज्ञापन कार्यकारी लेउंग जिंगसी चीनी से मुलाकात 1990 में हुई। इस जोड़े ने 1990 में डेटिंग शुरू की। 3 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने नवंबर 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गुप्त रूप से शादी कर ली। शादी 1 साल से भी कम समय में खत्म हो गई। उनके तलाक के अंतिम रूप से तय होने के बाद लेउंग को पता चला कि वह उनके बेटे जेफ से गर्भवती थी, जिसका जन्म 1995 में हुआ था। 91-92 येन ने 2003 में 3 महीने की डेटिंग के बाद पूर्व ब्यूटी क्वीन सिसी वांग से शादी कर ली। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, जैस्मीन और जेम्स। 91 येन ने कहा है कि वह एमएमए संगठन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने लगभग हर उपलब्ध यूएफसी इवेंट देखा है। विभिन्न साक्षात्कारों में
उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर उन्हें बार बार कंधे की चोट नहीं होती तो वे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते। 93 परोपकारी कार्य। 2012 में येन और उनकी पत्नी सिसी नेगो एशिया की सहस्थापना की, जो एक ऑनलाइन चैरिटी प्लेटफॉर्म है जो लोगों को चैरिटी कार्यों में भाग लेने और स्थानीय समुदायों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 94 अक्टूबर 2014 में येन को वीडे वैंकूवर के लिए 20,000 युवाओं की भीड़ के सामने अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने बड़े होने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों को पार करते हुए मार्शल आर्ट स्टार बनने का गौरव प्राप्त किया। 95 2015 में येन ने थाईलैंड में शरणार्थी शिविरों का दौरा किया, शरणार्थियों के लिए दान और उपहार लाए। 96 येन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी सेव द चिल्ड्रन के लिए एक राजदूत भी है। दिसंबर 2015 में येन ने एक धर्मार्थ निधि, येन ऑनर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मशहूर हस्तियों को उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानून का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना था। येन ने कहा कि फंड उन सभी की सहायता और मदद करना चाहता है जिन्हें इसकी जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन दिलों और सम्मानों को ठीक करना और उनकी मरम्मत करना जो प्रभावित हुए हैं। यह फंड तब स्थापित किया गया था जब येन ने गेंग वेगुओ उर्फ टेन बिंग के खिलाफ मुकदमा जीता था, जिसने येन को बदनाम किया और येन के परिवार को धमकाने के लिए नेटिजन्स को काम पर रखा था। 97 फरवरी 2020 में चीन और बाकी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र येन ने वुहान में फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स को $1 मिलियन दान करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में चीन के सभी मेडिकल वर्कर्स को धन्यवाद देने के लिए एक छोटी क्लिप भी बनाई और समर्पित की। क्लिप को चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर अपलोड किया गया, जहां येन के 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उन्होंने अपने और अपने 2 बच्चों द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स को दान की। 98 राजनीति। 2023 में येन को चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में साहित्य और कला क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, जो निवर्तमान साथी एक्शन स्टार जैकी चैन की जगह लेंगे। 99 उन्होंने कहा कि वह एक चीनी देशभक्त थे और अनुरोध किया कि हॉलीवुड में उनकी फिल्म भूमिकाओं में सकारात्मक रूप से चीनी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 100 येन ने 2019 से 2020 हांगकांग विरोध प्रदर्शन के बारे में कहा कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक दंगा था। दोस्तों, इसका जो चौथा पार्ट है वो हमें 20 दिसंबर 2019 को देखने का मिला था और बजट उस समय इसका 52 मिलियन का था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया वो लगभग 240 मिलियन का रहा और मूवी सुपर डुपर हिट रही और मेकर्स द्वारा अब नए पार्ट पर काम किया जा रहा है, जो कि हमें 2026 या 25 के एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।